नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग अपसामान्य अणुभार की चर्चा करेंगे। अपसामान्य अणुभार अणुसंख्य गुणों पर आधारित होते हैं। अणुसंख्य गुणधर्मों को हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया है और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उसे अवश्य देख लेंगे। तो थोड़ा सा हम यहाँ अणुसंख्य गुणधर्म की बात करेंगे। तो पहले तो अणुसंख्य गुणधर्म क्या होता है, मतलब विलयन के वे गुण जो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या यानी अणुओं या आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुण कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अ, अब अपसामान्य अणुभार को परिभाषित करेंगे, फिर उसके बाद डिटेल में हम लोग इसकी बात करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार का मतलब होता है कि अणुसंख्य गुणधर्मों पर आधारित सूत्रों से प्राप्त अणुभार, उसके सामान्य अणुभार यानी सामान्य अणुभार क्या होगा, मतलब जो उसका अणु सूत्र है। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, तो इसका हम सूत्र के द्वारा गणना करके अणुभार निकालेंगे तो 180 आएगा। तो यानी अणु सूत्र के आधार पर गणना से प्राप्त अणुभार क्या होगा, सामान्य अणुभार होगा। तो उसके आगे हम लोग देख ले रहे हैं, से भिन्न पाया जाता है। तो इस प्रकार के प्रायोगिक अणुभार को असामान्य या अपसामान्य अणुभार कहा जाता है। तो एक बार हम लोग फिर से देख ले रहे हैं, जब एक अणुसंख्य गुणधर्म के आधार पर निर्धारित किसी पदार्थ का प्रायोगिक अणुभार उसके सामान्य अणुभार यानी अणुसूत्र के आधार पर गणना से प्राप्त अणुभार से भिन्न पाया जाता है, तो इस प्रकार के प्रायोगिक अणुभार को क्या कहते हैं, अपसामान्य अणुभार कहते हैं। तो अपसामान्य अणुभार को हम आगे समझ सकते हैं, यानी ये किस कारणों से प्राप्त होता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि अणुसंख्य गुणधर्म के मान विलयन में विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है। अभी हमने परिभाषा बताया है अणुसंख्य गुणधर्मों का। तो ये जो डेल्टा सिंबल है ये अणुसंख्य गुणधर्म को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो ये विलय के कणों की संख्या के क्या है, समानुपाती है। मतलब अगर विलयन में विलय के कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्मों के मान भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो परंतु यहाँ हमें आगे अणुसंख्य गुणधर्मों से विलय पदार्थ के अणुभार का संबंध समझना होगा। तो दिया है इसमें, अणुसंख्य गुणों से विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात करने के लिए जो सूत्र बताए गए हैं, यानी देखो अभी हम इन सूत्रों की बात करेंगे, ये सूत्र की बात हो रही है, ये सब सूत्र। तो जो सूत्र बताए गए हैं उससे स्पष्ट है कि विलय पदार्थ का अणुभार अणुसंख्य गुणधर्म के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर अणुसंख्य गुणधर्म के मान बढ़ेंगे तो विलय पदार्थ का अणुभार घटेगा। किससे, सूत्र से। किन सूत्रों से, इन सूत्रों से। ठीक है। तो कहने का मतलब जो होता है, ये अणुभार जो होता है अणुसंख्य गुणधर्म के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इन सूत्रों में हम लोग यही चीज़ देखेंगे कैसे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, वाष्पदाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। तो इसमें वाष्पदाब का अवनमन कौन है, P0 - PS बराबर क्या हो जाएगा, ये है। तो यहाँ पे अणुभार कौन है, ये यम्बी अणुभार है। तो हम लोग देख सकते हैं इसका जो रिलेशन है क्या है, व्युत्क्रमानुपाती का है। ऐसे ही हम क्वथनांक के उन्नयन वाले में देख लेंगे, ये यम्बी अणुभार है, ये ऊपर है और ये नीचे की तरफ है। तो अगर बराबर के पहले एक अगर ऊपर है और बराबर के बाद नीचे है तो वो संबंध कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का ही होता है। तो इस सूत्र में भी अणुभार और अणुसंख्य गुणधर्म का क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। ऐसे ही हम लोग इस सूत्र में भी देख लेंगे, ये अणुभार है और ये क्या है, डेल्टा TF हिमांक का अवनमन अणुसंख्य गुण है। तो इसमें भी संबंध कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती का। और इसमें भी हम लोग देख सकते हैं परासरण दाब P भी
यानी P बराबर, तो P भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, हमने बताया है पहले। तो ये P और ये M, इसके बीच में क्या संबंध है, MB यानी M, तो किसका संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का है। तो कहने का मतलब यह है कि जो अणुसंख्य गुणधर्मों के मान होते हैं अणुभार से के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी अगर अणुसंख्य गुणधर्म के मान बढ़ेंगे तो अगर इस सूत्र द्वारा, इन सूत्रों द्वारा अगर हम अणुभार को परिकलित करेंगे तो हमारा सामान्य मान से क्या आएगा, मतलब कम या ज़्यादा आ सकता है अणुभार। तो इसी अणुभार को हम क्या कहते हैं, अब सामान्य अणुभार। तो अब सामान्य अणुभार तीन स्थितियां हो सकती है, यानी या तो जो सूत्र द्वारा प्राप्त अणुभार होगा और अणुसूत्र द्वारा, और इन सूत्रों द्वारा या तो समान होगा, या तो इन सूत्रों द्वारा जो प्राप्त होगा वो ज़्यादा होगा और सामान्य अणुभार से, या तो फिर कम होगा। तो इन स्थितियों को समझने के लिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं। पहली स्थिति है जब विलयन में विलय की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहे। कहने का मतलब ये हुआ कि न तो विलयन में विलेय पदार्थ संयोजित हो न ही वियोजित हो। तो अभी संयोजन और वियोजन की बात हम लोग करेंगे। वैसे संयोजन मतलब होता है जुड़ना और वियोजन मतलब टूटना होता है। अगर संयोजन वियोजन होता है तो अणुओं की संख्या या घटक कणों की संख्या घट या बढ़ जाती है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, जब विलयन में विलेय पदार्थ की आणविक अवस्था अपरिवर्तित रहे। तो ऐसा कब होगा, जब विलयन में वियोजन या संगुणन विलेय पदार्थों का न हो। तो ऐसी स्थिति में जानते हैं क्या होता है, जो हम अणुसंख्य गुणधर्मों के सूत्रों से जो अणुभार निकालेंगे वो, और अणुसूत्र द्वारा जो हम सामान्य अणुभार निकालेंगे वो, दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे पदार्थ जैसे कौन कौन से होते हैं, यूरिया, यानी जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं विद्युत अनपघट्य, जो कि विलयन में धनायन और ऋणायन में नहीं टूटते हैं। तो ऐसे पदार्थ इसके अंतर्गत आते हैं। यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब ऐसे ही पदार्थ हैं जिनका वियोजन विलयन में नहीं होता है। तो अब हम अगली स्थिति देख रहे हैं। दूसरी स्थिति क्या है, जब विलेय पदार्थ विलयन में संयोजित होता है। संयोजन मतलब जोड़ना होता है। तो विलेय पदार्थ मतलब विलयन के पूर्व अलग अलग रहते हैं, परंतु उसमें जब विलयन में आते हैं विलेय पदार्थ तो या तो दो अणु आपस में संयोजित हो सकते हैं, तीन तीन आपस में हो सकते हैं, चार चार हो सकते हैं। तो जब दो अणुओं का संयोजन होता है तो ऐसे जो नए अणु का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्विलक अणु कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विलक। और अगर तीन अणु एक साथ जुड़ गए तो उसको क्या कहेंगे, त्रिलक। ऐसे ही चार अणु चार लक, तो ये होता जाता है। तो कहने का मतलब जब संयोजन होता है तो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पहले की तुलना में क्या होती है, घट जाती है। जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोला गया है, तो एसिटिक अम्ल के अगर मान लिया यहाँ दो अणु है तो ये संयोजित होकर द्विलक बना के एक बड़ा अणु का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि विलयन में संयोजन के कारण विलेय के कणों की संख्या घट जाएगी, और जब विलेय के कणों की संख्या घटेगी तो अणुसंख्य गुणधर्मों के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे। ये अणुभार के मान क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि कणों की संख्या घटने का मतलब क्या हुआ, ये अणुसंख्य गुणधर्म कम हो रहे हैं, जबकि इसके व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अणुभार। तो यानी अगर हम इन सूत्रों द्वारा अगर हम अणुभार निकालेंगे इन सूत्रों द्वारा तो हमारा क्या आएगा, सामान्य अणुभार से अधिक आएगा, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म कम हो जाते हैं। तो अब हम तीसरी स्थिति देखेंगे। तो तीसरी स्थिति क्या है, जब विलेय पदार्थ विलयन में वियोजित होता है। वियोजन मतलब टूट जाना, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण कुछ दिए गए हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, और अन्य सारे जितने भी विद्युत अपघट्य होते हैं सब जल में जाने पर धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं। तो अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब ये धनायन ऋणायन में टूटेंगे तो हर एक आयन एक अणु की तरह व्यवहार करेगा। कहने का मतलब जब विलयन में विलेय पदार्थ वियोजित होते हैं तो पहले की तुलना में उसके अणुओं या कणों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। जब अणुओं या कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म के मान भी क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख ले रहे हैं, जैसे KCl है, तो यहाँ KCl वियोजित हो रहा है किसमें, K+ और Cl
माइनस में। तो KCl तो पूरा एक ही अणु की तरह व्यवहार पहले कर सकता है, लेकिन जब वियोजन हो जाएगा तो K प्लस अलग अणु हो जाएगा, Cl माइनस अलग, यानी कणों की संख्या बढ़ जाएगी। एक कण से कितने हो जाएंगे? 2 कण हो जाएंगे। तो इस आधार पे हम लोग समझ सकते हैं कि जब विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं तो विलयन में वियोजित होते हैं और विलय के कणों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर अणुसंख्य गुणधर्म यहाँ पे बढ़ रहा है तो हमारा अणुभार क्या होगा? घट जाएगा। तो ये था मतलब अपसामान्य अणुभार। और इन सूत्रों से हम लोग इन सूत्रों से अगर हम निकालेंगे अणुभार, तो अगर वियोजन या संगुणन की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में ये सही मान नहीं आएंगे। तो अणुसंख्य गुणधर्मों से हमें सही मान निकालने के लिए एक कारक की ज़रूरत होती है, जिसे हम कहते हैं वान ठाप कारक। इसे हम I से प्रदर्शित करते हैं। तो इन फार्मूले में जब I को पुट कर दिया जाता है तो इन सूत्रों से भी हम अणुसंख्य गुणों से अणुभार की गणना कर सकते हैं। तो वान ठाप गुणांक हम लोग इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।